नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले और कमेंट जरूर करें, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग आज। तो सबसे पहला है अमरनाथ टेम्पल के बारे में चर्चा है, तो आर्ट एंड कल्चर में रख सकते हैं, है ना। हिंदुओं का ये आपका पवित्र धार्मिक स्थल है ना, ठीक है। शिवलिंग से संदर्भित है, शक्तिपीठ का हिस्सा है ये हमारा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक। अब ये जो है जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो टीबी से मुक्त करना है भारत को, उसके लिए लक्ष्य बनाया है हमने। और जो वैश्विक लक्ष्य 2030 का है टीबी का उन्मूलन का, है ना, इरेडिकेशन का, उन्मूलन का, तो वो हमने डिसाइड किया 2025 के लिए, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग। हेल्थ से रिलेटेड इशू है आपका, सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड यहाँ पर टॉपिक है, लैंड लीज पॉलिसी फॉर रेलवे, ठीक है। तो जो इनके पास बंजर भूमि पड़ी है ना, बहुत सारा जो भूमि का हिस्सा है वो रेलवे के पास पड़ा है जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उनको यूटिलाइज करना और उससे रेवेन्यू जनरेट करना, उसके लिए ये आपकी पॉलिसी लाई गई है। तो थर्ड पेपर में रखा जा सकता है इसको। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे बिटकॉइन वगैरह आप लोग देखते हैं, तो ऐसा इनिशिएटिव भारत में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज किया जाएगा, लेकिन वो लीगल टेंडर होगा, तो उसको एक लीगल बैकअप होगा, ठीक है। और इससे कैशलेस जो आपकी इकोनॉमी है उसको भी हम मोबिलाइज कर पाएंगे। तो जो आपका ब्लैक मनी या जो आपके ऐसे पैसे का जो आपका ट्रांजेक्शन होता है जिसका स्रोत जो है आपका क्या होता है, दूषित होता है, तो उस तरीके की चीजों को कर्व किया जा सकता है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर का पार्ट है आपका इकोनॉमी का। इसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ जो हम बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंतर्गत अब हम जो है मीडियम से लॉन्ग टर्म में टारगेट करते हैं किसको, इन्फ्लेशन को। और हमने एक बेल्ट बना रखी है 4%, इसमें +2 और -2 हो सकता है। इस बेल्ट में हमको जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करना है। कई सारी जो आपकी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, है ना, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, तो वो लोग इस तरीके के लक्ष्य को जो आपका मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए होता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, उसको यूज करते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है, पर इसके कुछ ऋणात्मक आयाम भी हैं। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, तो इसको देखेंगे। थर्ड पेपर का अपना कोड पार्ट है आपका। अच्छा बताइएगा, उर्जित पटेल जो कमेटी बनी थी वो किससे रिलेटेड थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। इसके बाद जो पहला टॉपिक है वो यहाँ पर बताया जा रहा है न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो अब मेंटेन करेगा। उसने निर्णय लिया है कि अमरनाथ मंदिर तक का जो सड़क मार्ग है उसके संचालन को जारी रखा जाएगा, उसका निर्णय लिया है। अब अमरनाथ यात्रा की बात करें तो एक तरीके से ये क्या है, तीर्थ यात्रा है, हिंदुओं का पवित्र मंदिर है। कहां पर अवस्थित है? जेएनके में है, ठीक है ना। अब अगर इस केव की बात करें तो ये सिचुएटेड है कितनी हाइट पे, एल्टीट्यूड पे, 3888 मीटर पे, है ना। और श्रीनगर से ये 141 किलोमीटर है। अब अमरनाथ टेम्पल की बात करें तो नेचुरल केव टेम्पल है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को,
ठीक है ना, महाकाल को। इसके बाद ये लोकेटेड है आपका लीडर वैली में, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है आपका जेएनके में। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर बहुत सारे जो पिलग्रिमेज हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो जाते हैं, है ना, और जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, दुर्गम क्षेत्र होने के कारण बहुत ही सीमित संख्या में लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये आपका शक्तिपीठ है एक तरीके का, और ये जो लिंग है यहाँ पर है, जिसको लिंगम लिखा है इन्होंने, शिवलिंग की बात करेंगे तो जो लिंगम है वो नेचुरल स्टैलेग्माइट फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो अमरनाथ माउंटेन में बनता है। अब ये जो शिवालिंगम है, ये आपने पूरे शेप में जो है मई में रहता है, उसके बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है अगस्त में। इसके बाद इस मंदिर का जो उल्लेख है वो आपका महाभारत में भी है, पुराणों में भी है, और कल्हड़ के राज तरंगड़ी में भी है। क्या इसी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है कल्हड़ ने, और कल्हड़ कहाँ से संदर्भित थे, कहाँ के रचनाकार थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बीआरओ की बात करें तो ये शुरुआती चरण में जब ये फंक्शन करती थी तो किसके अंदर करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत, लेकिन 2015 से फिर इसको मैनेज और जो इसका फंक्शन है वो किसके कंट्रोल में हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए ऐसे रोड नेटवर्क्स को जो भारत में सीमा क्षेत्रों से लगे हुए, बॉर्डर एरियाज से लगे हुए। बीआरओ को फाउंड किया गया था 1960 में, और बीआरओ जो रेजिंग डे है सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 7 मई को। कंटेक्चुअल जानकारी ये आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो अभी हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो है लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, एलिमिनेट करने के लिए टीबी को 2025 तक भारत से। अब ये कैंपेन जो है, इसने वापस से जो भारत का कमिटमेंट है उसको दोहराया है कि हम टीबी का उन्मूलन करेंगे, क्योंकि ये आपकी हाई बर्डन इंफेक्शियस डिसीज है। 2025 तक इसका उन्मूलन कर देंगे, और ग्लोबल गोल जो है टीबी के इरेडिकेशन के लिए वो 2030 है। हमने 5 साल पहले इसका जो है लक्ष्य का निर्धारण किया है। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे कि इसको पहली बार जब लॉन्च किया गया, या इस तरीके के लक्ष्य को जो बताया गया वो कब बताया गया, तो मार्च 2018 में, ठीक है, जो दिल्ली में एंड टीबी समिट हुआ था, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस लक्ष्य को, जो इस विजन को बताया था 2018 में। अब जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है निक्षय मित्र इनिशिएटिव। क्षय रोग बोलते हैं तो निक्षय मित्र इनिशिएटिव, किस लिए, ताकि जो डायग्नोस्टिक है ना, मतलब आइडेंटिफिकेशन है कि भैया पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि है किसको किसको टीबी, तब तो फिर उनका हम इलाज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एडिशनल डायग्नोस्टिक जो आपकी एक्टिविटीज हैं, है ना, उनको यहाँ पर रन करना, उनको इंप्लीमेंट करना। उसके अलावा यहाँ पर न्यूट्रिशनल और वोकेशनल सपोर्ट देना, ठीक है ना, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। और यहाँ पर जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, एनजीओज हैं, इलेक्टेड जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको प्रोत्साहित करना कि वो आगे आके डोनर बने, है ना, यहाँ पर डोनर बने और हेल्प करें, ताकि हम जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। इसके बाद जो निक्षय 2.0 पोर्टल है वो फैसिलिटेट करेगा एडिशनल पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए, जैसे ट्रीटमेंट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, टीबी पेशेंट को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे किया जा सकता है ना। इसके द्वारा ही हम टीबी का उन्मूलन 2025 तक कर पाएंगे। और इसमें इनके लिए जो है सीएसआर से भी फंडिंग वगैरह की बात की गई है, मतलब दान की बात की गई है। अब जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, तो इसको जो इससे संबंधित कार्यक्रम थे, इसको पहले संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता था, जिसका जो उद्देश्य था एसडीजी का जो लक्ष्य है 2030 तक, उससे 5 साल पहले तक ही हमको 2025 में भारत में टीबी के बोझ को स्ट्रैटेजिक मैनर में कम करना था। फिर 2020 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है ना। इस संशोधित ये जो आपका राष्ट्रीय टीबी रोग जो आपका नियंत्रण कार्यक्रम था, इसका नाम बदल दिया गया और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम दे दिया गया। क्या दे दिया गया, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। बहुत सारी योजनाओं के नाम चेंज हो गए, और यहाँ पर 2025 तक टीबी का उन्मूलन करना है, वहीं पर हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। ठीक है, अब इसके लिए जो है स्ट्रैटेजिक जो आपकी प्लानिंग की गई, और नेशनल लेवल पे इसको क्या किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये जो है मल्टी प्रोज्ड अप्रोच है, इसमें डिटेक्ट करना है पहले पेशेंट को, ठीक है ना, और डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पर जो है फोकस किया गया कि पहले हम ये तो जाने कि टीबी पेशेंट है कहां पर, और जो टीबी पेशेंट जिस एरिया में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं उनको प्रायोरिटी में रख के उनका जो है डायग्नोसिस करना, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जहां पर हाई रिस्क पॉपुलेशन है टीबी से संदर्भित है,
नॉर्मल से पॉइंट है ये आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड लीज पॉलिसी फॉर रेलवे। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये भी। अभी हमारी जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें यूनियन कैबिनेट ने जो है इसको अप्रूवल दे दिया है, रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर रेलवे लैंड। और यहाँ पर अलाउ किया गया है ऐसी लैंड के लिए कि उनको लीज पे दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि जो है उसका क्या किया जा सके, मॉनेटरी टर्म्स में लाभ लिया जा सके। और जो आपकी एक तरीके से ऐसी एसेट्स हैं जिनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है ना, तो उनको क्या किया जाए, उपयोगी बनाया जाए, है ना, उससे लाभ अर्जन किया जाए, ठीक है, उसका यूज कार्गो वगैरह में किया जा सकता है। और इसके लिए लीज पे दिया जाएगा तो लोअर कॉस्ट में लंबे समय अंतराल के लिए वो जो है लैंड दी जा सकेगी, ठीक है। जो बंजर भूमि वगैरह है, बहुत बड़ा जो भूमि का हिस्सा है वो रेलवे के पास है। अब 2020 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लगातार ये सोच रही है कि रेलवे के पास जो भी वेस्ट लैंड है ना, उसको किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, उसको किस तरीके से लाभ में परिवर्तित किया जाए, है ना, उसमें सक्रिय रही है। अब सरकार ने जैसे सोलर आपका पावर जनरेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, लॉजिस्टिक पर्पस है, तो इसके लिए जो भी उनकी वेस्ट लैंड है वो उनको लीज पर दे पाएगी, है ना। अब यहाँ पर वर्तमान में सरकार ने जो रेलवे की बंजर भूमि, बेकार भूमि है, उसके लिए जो लीज की जो टेन्योर है, जो अवधि है, उसको बढ़ा दिया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, अब ये बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। पहली चीज तो ये कि रेलवे किसकी प्रॉपर्टी है, किसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आती है, तो फुल्ली जो है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है, ठीक है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में अगर ये आएगी, उसके प्राधिकार क्षेत्र में आएगी, तो ये क्या होगा, यहां पर केंद्र सरकार का ही रेलवे की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण भी रहेगा, है ना, तो वही जो है वहां पर इनिशिएटिव वगैरह लेती है। अब यहां पर बहुत बड़ा जो है चंक अनयूज्ड रेलवे लैंड का जो है, लैंड का रेलवे के पास पड़ा हुआ है। भारत में जो अनयूज्ड ऐसी लैंड है वो बहुत बड़ा पार्ट जो है रेलवे के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, जबकि भूमि जो है एक तरीके से अचल संपत्ति है, लेकिन संपत्ति जो होती है वो आपको रेवेन्यू देती रहती है, लेकिन ये रेवेन्यू नहीं दे रही है, इसका मतलब लॉक्ड एसेट है, तो इसको मोबिलाइज करना चाह रही है हमारी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे आपकी प्रॉपर रेगुलेशन अगर नहीं होता है, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं होती, तो इलीगल इंक्रोचमेंट वगैरह भी आप तो देखिए गांव में, शहर में, जिसके पास कोई काम नहीं है वो दूसरे की जमीन में कब्जा किए ले रहा है। कारण ये है कि गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा एक टेंडेंसी भी है कि लोग काम करना भी नहीं चाहते हैं, है ना, मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि एक बार ऐसी जगह पहुंच जाए ना, बस पैसा आता रहे, काम ना करना पड़े। जैसे एक बार जॉब लग जाती है तो फिर हम अपनी स्किल पे काम नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि अब तो जॉब मिल गई ना, पैसा आ रहा है, तो हमारा जो उद्देश्य है वो केवल आर्थिक अर्जन है, आर्थिक संदर्भों में अर्जन है। और हम ये नहीं चाहते कि हमारी पर्सनालिटी में रेगुलर जो है वो एनहांसमेंट होता रहे। ये एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ठीक है ना। और एटीट्यूड पॉजिटिव वर्ड होता है ना, हम बात बात में जैसे नेगेटिव वर्ड के लिए यूज करते हैं कि इसमें बड़ा एटीट्यूड है, एटीट्यूड पॉजिटिव वर्ड है, आपने फोर्थ पेपर में एथिक्स में पढ़ा भी होगा। वर्तमान में अगर रेलवे को देखेंगे तो वहां पर रेवेन्यू का लॉस वगैरह चल रहा है, राजस्व की घाटे वगैरह की स्थिति से गुजर रहा है वो, तो इसके माध्यम से उसको लाभ अर्जित किया जा सकता है, उसके द्वारा लाभ अर्जित किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फेज्ड मैनर में जो रेलवे है उसका प्राइवेटाइजेशन करने के भी विकल्प तलाश रही है। तो उसके अंतर्गत जैसे यहाँ पर भूमि का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जो लॉक्ड एसेट है उसको भी मोबिलाइज कर पाएगी हमारी गवर्नमेंट। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लास्ट कुछ ईयर से आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक जो आपका सर्विस सेक्टर है, लॉजिस्टिक का जो सेक्टर है, इसमें ईयरली अगर देखा जाए तो दोहरे अंकों में, मतलब डबल डिजिट में एनुअली ग्रोथ देखा जा रहा है ना, उन्नति कर रहा है। अब इससे अगर भारत सरकार मौद्रिक लाभ प्राप्त करती है तो इसी उद्देश्य से इसको और इस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इस भूमि का उपयोग जो है लॉजिस्टिक सेक्टर को जो है मोबिलाइज करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, और उसकी जो ग्रोथ रेट है उसको और ऊपर तक ले जाया जा सकता है। अब सरकार की जो इसमें इंटेंशंस हैं ये लैंड के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, तो कार्गो यूज, स्टोरेज के लिए, लॉजिस्टिक पर्पस के लिए, है ना, तो इससे क्या होगा, और एक चीज और है, इससे जो इनकी लागत है, इनपुट जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी उनके उद्देश्य में से एक है कि सीधी बात है, अगर कार्गो का फ्रेट जो कॉरिडोर है हमारा, अगर उनको आने ले जाने की अगर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो पब्लिक तक भी तो कम रुपए में वो चीज पहुंचेगी, है ना, तो रेट कम होगा,
लोगों के लिए जो है सहूलियत होगी। अब यहाँ पर बेनिफिट की बात करें तो सीधी बात है कि अगर लीज वगैरह पे देंगे तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लेकिन इससे एक समस्या भी है कि जैसे मान लीजिए किसी को अब 30-35 साल के लिए जो है लीज पर दे दी गई जमीन, है ना, अब बीच में गवर्नमेंट को किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए उस भूमि की जरूरत पड़ गई, तो वहां पर फिर उसको जो है लूप होल है, वहां पर जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। पहले लीज के लिए यहाँ प्रावधान था कि 35 साल है, मतलब 5 साल है, पहले लीज की जो अवधि थी वो 5 इयर्स थी, ठीक है। अब 35 सालों तक के लिए यहाँ पर लीज की व्यवस्था की जाएगी। इसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे वो रेंट में ले सकते हैं वो लैंड, ठीक है। वर्तमान में जो निजी संस्थाएं हैं उनके लिए किराए के रूप में भूमि का जो बाजार मूल्य है वो 1.5% भुगतान करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर जब इस तरीके का कोई भी जो है आपका रेंट वगैरह आता है किसी भी एंटिटी के द्वारा, प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, तो गवर्नमेंट को प्राप्त होगा, तो गवर्नमेंट को निश्चित तौर पर राजस्व की जो है आपकी वृद्धि होगी, उनको अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सरकार देश भर में जो कार्गो टर्मिनल्स वगैरह है उनकी भी संख्या बढ़ाने पर जो है विचार कर रही है। 300 बोला जा रहा है, यहाँ पर डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो देश में उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जाएगा। अब जैसे ही कोई जो है अवसंरचना का विकास कार्य किया जाता है तो वहां पर बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, तो उसके लिए रोजगार के विकल्प भी वहां पर बढ़ जाते हैं और रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि सरकार के द्वारा यहाँ पर यह भी इंटेंशन है कि भैया जैसे सोलर पावर प्लांट वगैरह भी वहां पर स्थापित करने के उद्देश्य से रेलवे के पास ये जो लॉक्ड एसेट, मतलब जो ये भूमि है, अगर उसको दिया जाएगा तो ये एक तरफ तो रेलवे, देखिए एक तरफ तो रेलवे के लिए भी फायदेमंद है, एक तरफ लोगों के लिए भी फायदेमंद है और एक तरफ एनवायरमेंट के लिए भी, तो विन विन सिचुएशन है। अब इससे ना केवल रेलवे स्टेशन को रोशन किया जा सकता है, वहां लाइटिंग वगैरह किया जा सकता है, बल्कि जो एक्सेस वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह होगा वो प्राइवेट प्लेयर्स को या स्टेट की डिस्कॉम कंपनीज को वहां से बेचा भी जा सकता है ना। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जैसे यहाँ पर लाभ का संबंध है तो मौद्रिक आयाम तो देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर जैसे सरकारी भवन है, अस्पताल, स्कूल, औषधालय, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी इसको यूज किया जा सकता है। ये सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी कैटलाइज कर सकता है, उसको भी मोबिलाइज कर सकता है, उसको भी आगे की ओर ले जा सकता है, उसको सशक्त कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये प्रमोट कर, मतलब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जा रहा है बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गति शक्ति फ्रेमवर्क, है ना। इससे गति शक्ति योजना की जो अवसंरचना के बेहतर कार्यान्वयन से संदर्भित है उसको भी बल मिलेगा, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या किया जाना है कि जो हमारे यहाँ इंटेंसिव फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका डेवलपमेंट किया जाना है अक्रॉस द नेशन। बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट हैं, 2-4 पॉइंट अपने पास रख लीजिएगा, काफी है, ठीक है ना। रेलवे के क्षेत्र से या रेलवे सेक्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर मेंस में आता है तो इन पॉइंट्स को हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रेलवे का शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे तो जो हमारे यहाँ माल की आवाजाही होती है भारत में, उसमें रेलवे का जो आपका कंट्रीब्यूशन है केवल 1/4 है, बहुत कम है। मैक्सिमम हमारे यहाँ सड़कों के माध्यम से होता है और बोला जाता है कि अगर पानी के माध्यम से होने लग जाएंगे तो जो रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो कम मूल्य में लोगों को वहां पर चीजें मिल जाएंगी, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो रेलवे जो है वो सड़क से सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अब रेलवे से अगर कोई मान लीजिए कोई भी आवागमन किया गया किसी भी सामान का, फ्रेट कॉरिडोर के रूप में बात कर रहे हैं, फ्रेट के ट्रांसपोर्टेशन से संदर्भित बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर रेलवे से कोई चीज गई तो भैया अप टू द मार्क लेवल तक तो नहीं जाती, वहां से तो उसको सड़क से जाना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इससे जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके डिसइन्वेस्टमेंट को भी बल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके दायरे में भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं रेलवे के लिए जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा और ये रेलवे की कमाई का एक नियमित स्रोत भी बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट वगैरह है उसको भी रोका जा सकता है, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स की यहाँ पर एंट्री बढ़ेगी, प्राइवेट प्लेयर्स का जो आपका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर बढ़ेगा, तो जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इनहैंस हो जाएगी और जो कंपटीशन है उसमें भी यहाँ पर वृद्धि होगी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको यही बताया कि जो यहाँ पर लीज का ड्यूरेशन है 35 ईयर्स, बहुत ज्यादा है। अगर इसके बीच में सरकार को कोई रिक्वायरमेंट होगी कि यहाँ पर कोई डेवलप करना है प्रोजेक्ट, तो फिर सरकार के लिए ही ये आपका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी और उसको जो है यहाँ पर समस्या को जो है
समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बाद दूसरा बताया जा रहा है रीजनल इम्बैलेंस। अब देखिए रेलवे का नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो जो आपका मैदानी क्षेत्र है भारत में, जो आपका मैदानी क्षेत्र है वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेंसिटीज की ज्यादा दिखाई देगी यूपी साइड में, ठीक है। अब वहीं पर आप हिमालयन एरिया देखिए या नॉर्थ ईस्ट एरिया देखिए, वेस्टर्न घाट देखिए, तो वहां पर जो है उतना ज्यादा नेटवर्क नहीं है। तो लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, कि हम मैदानी क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे जो रीजनल इम्बैलेंस है वो और ज्यादा बढ़ सकता है ना। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ओवर डिपेंडेंस इससे हमारी हो जाएगी किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। तो इससे भी नुकसान है ना, कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स जब आएंगे तो वो अधिकाधिक मुनाफे अर्जन के उद्देश्य से काम करेंगे, है ना। तो देश की अर्थव्यवस्था पर, लोगों पर जो है उसका ऋणात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर जैसे सरकार की जो अन्य परियोजनाएं हैं, सागरमाला है, भारतमाला है ना, जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, तो उन माध्यमों से भी, उन कार्यक्रमों के माध्यम से भी कार्गो परिवहन के लिए जो रेलवे की हिस्सेदारी है, तटीय शिपिंग की जो हिस्सेदारी है, उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। सरकार को रेल नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात की गई है कि जैसे रेल, रोड, वाटर सबको कनेक्ट करके आप जो है उसको मोबिलाइज करिए। इसके बाद एफिशिएंट पैकेजिंग और लोडिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है हमको, है ना। इसके बाद हमको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी की भी जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन के टर्म्स पे। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जो आपके आयाम है उनको अपना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो अब जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसकी शुरुआत इस वर्ष की जानी है और इसका उपयोग जो आपके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है ना, उसको करने के लिए किया जा सकता है और ये टूल है एक तरीके से टाइम को रिड्यूस करने का, है ना। अब ये आपका कंटेक्स्ट है। अब ये है क्या, तो पहली बात समझ में आ गई कि डिजिटल फॉर्म है ये आपकी कंट्री की फियाट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब ये होता है जैसे सिक्के होते हैं, नोट होता है, तो इसको हम फिएट मनी बोलते हैं, है ना। तो अगर ये डिजिटली किसी को एक्सेस करने की अनुमति दे दी गई या डिजिटल वो एक्सेस कर सकता है, तो इससे एक चीज ये खत्म हो जाएगी कि जैसे कैश लेके चलता है आदमी, तो वो ब्लैक मनी का भी एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, कैश है, ठीक है ना। अब जब वो डिजिटली अवेलेबल होगा तो आदमी को इजी हो जाएगा, है ना, सिक्योरिटी के पर्पज से भी। अब यहां पर आप देखेंगे कि बताया जा रहा है कि ये जो फिएट करेंसी होती है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती जैसे गोल्ड और सिल्वर वगैरह की होती है ना। और ये लीगल टेंडर है, ये याद रखिएगा। फिएट करेंसी का मतलब क्या, कि ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब ये कि नोट पे देखिएगा कि उसमें लिखा रहता है कि आरबीआई प्रॉमिस करती है कि मतलब जो भी पैसा दिया गया उसके लिए वो गारंटी देती है आरबीआई। इसका मतलब ये कि अगर आपने वो पैसा देश के अंदर किसी को भी दिया, है ना, ट्रांजेक्शन के लिए, और अगर वो मना कर दे तो उसके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये कि लीगल टेंडर है तो कोई भी सिटीजन वहां पर किसी भी तरीके के सेटलमेंट को करने के लिए या ट्रांजेक्शन को करने के लिए मना नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये जैसे प्रिंटेड मनी है ना, उसको कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, ठीक है। तो इसको भी सरकार के द्वारा समर्थन प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक टोकन या उस हिसाब से टोकनाइज्ड कार्ड के रूप में जो है इसको क्या किया जाएगा, यूज किया जा सकेगा, ठीक है। अब यहां पर जो है इसको विभिन्न जो ट्रांजैक्शन हमारे यहाँ होंगे, जो सेटलमेंट्स होंगे, उनको करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी, तो उसमें आरबीआई या सेंट्रल बैंक का समर्थन नहीं है उसको, ठीक है। तो वहां पर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखी जाती है, लोगों का लॉस वगैरह हो जाता है ना। हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी को हमारी जो गवर्नमेंट है उसने समर्थन नहीं दिया, लेकिन ये जो सीबीडीसी है, डिजिटल करेंसी जो है ये आपकी, इसको समर्थन सरकार का प्राप्त है। मतलब ये लीगल टेंडर है तो वैसे भी तो ये कहीं ना कहीं स्थिर होगी, है ना, लेस वोलेटाइल होगी और ये स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसको जैसे आप टोकन के रूप में, जैसे आप देखते हैं कि किसी वेबसाइट में देखते हैं ना, टोकन वगैरह जनरेट हो जाता है, तो जैसे मोबाइल फोन या प्रीपेड कार्ड पर जो आपके टोकन वगैरह की व्यवस्था है उसके संदर्भ में इसको यूज किया जा सकता है, उस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद ये जो है आपका, ये डायरेक्टली जो है ये अकाउंट में मैनेज किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा और या किसी इंटरमीडियरी बैंक के द्वारा। कुल मिला के जैसे आपका अकाउंट है ना, अब आपके पास जो पैसा है तो उसको डिजिटली जो है आप एक्सेस कर पाएंगे और ये लीगल टेंडर है, इतना जानने की जरूरत है। अब सेंट्रल बैंक इसमें रुचि क्यों ले रहे हैं, तो सीधी बात है इसलिए ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जो सप्लाई ऑफ मनी और पेमेंट सिस्टम है इसमें अपना कंट्रोल ना खो दे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की पैठ बढ़ रही है, बिटकॉइन की पैठ बढ़ रही है, फेसबुक की जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है ना, डीएम जो है आपकी,
है ना, डाइम जो लिखा हुआ है, उसकी भी पैठ बढ़ रही है मार्केट में। तो ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारा कंट्रोल ना यहाँ से खत्म हो जाए, ये इसलिए जो है आवश्यक है ये आपका। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर देखिए एक मुद्दा और आएगा यहाँ पर कि जैसे सारे ट्रांजैक्शंस जो है गवर्नमेंट की निगरानी में होंगे तो राइट टू प्राइवेसी वहां पर ब्रीच हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सेंट्रल बैंक जो है हमारी वो सोच रही है कि हमारी ग्रिप जो है सप्लाई ऑफ मनी में बनी रहे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, इसलिए जो है इस तरीके के इनिशिएटिव को लिया जा रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है ना, पेमेंट सिस्टम में, सेटलमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो इसलिए भी हमको जो है इसको लॉन्च करने की जरूरत है। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो कैशलेस सोसाइटी है उसको, जो कैशलेस सोसाइटी है उसको भी मोबिलाइज करने के लिए हमको इस तरीके के इनिशिएटिव को करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से न्यू टूल भी साबित हो सकता है सेंट्रल बैंक्स के लिए, है ना, जो आपकी ट्रांसलेट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी को और इकोनॉमीज को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। नॉर्मल से पॉइंट है, बेनिफिट्स क्या है, तो सीधी बात है कैशलेस सोसाइटी को हम यहाँ पर क्या कर सकेंगे, प्रमोट कर सकेंगे, जो मोनोपोली है क्रिप्टो करेंसी की उसको खत्म कर सकेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर कर सकेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी क्योंकि डेटा वहां पर एक्यूरेट उनके पास आ पाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है रियल टाइम पिक्चर भी पता चलेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जिससे जो जीडीपी एस्टिमेशन है वो और भी ज्यादा एक्यूरेट हो पाएगा, और उसके आंकड़ों के कारण हम जो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, वो एफिशिएंट मैनर पे कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको ट्रेस भी किया जा सकेगा, तो करप्शन को भी कर्व किया जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोका जा सकता है। कॉन्सर्न क्या है, तो भैया सबसे पहला तो साइबर सिक्योरिटी। हमारे यहाँ अभी तक उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट नहीं आया है, बोले लाएंगे लाएंगे, अभी भी नहीं लाया गया है, बोला जा रहा है कि विंटर सेशन में लाया जाएगा। ठीक है, अब इसकी टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके संदर्भ में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमको निवेश की आवश्यकता होगी, ये सब यहाँ पर कंसर्न है ना। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाएगा कि देखा जा रहा है कि इसका जो एडवर्स इंपैक्ट है, ऋणात्मक प्रभाव बैंकिंग सेक्टर में पड़ सकता है ना, क्योंकि सभी लोग जब इस ओर चले जाएंगे तो उनका जो जमा धन है अभी बैंकों में वो निकल जाएगा। समझ रहे हैं आप, अगर वो निकल गया तो उनके पास जो है वो लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, है ना। कंज्यूमर्स जो है शिफ्ट कर सकते हैं अपने डिपॉजिट को बैंकों के जो नॉर्मल खाते हैं वहां से निकाल के सीबीडीसी में, तो बैंकों के पास जो है वो सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब वो सप्लाई कम हो जाएगी तो फिर वो मार्केट में ऑपरेशन कम कर पाएंगे, तो उनके लाभ पर जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो हमारे यहाँ अभी भी जो बैंक संचालित है उनके बारे में बात कर रहे हैं, और अभी भी बैंक की स्थिति खराब है, लेकिन हमारे यहाँ बैंक से रिलेटेड अगर मार्केट देखेंगे तो वो बिल्कुल हाई पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से अगर बैंकों के पास से ये विकल्प खत्म होगा तो बैंक वहां पर अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को कि डिपॉजिट करें हमारे यहाँ, तो बोलेंगे कि आपको हम ज्यादा ब्याज दर देंगे। अब जब वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो कहीं ना कहीं जो होगा वो बैंक के लिए कॉस्टली हो जाएगा, तो बैंक के लाभ पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ने वाला है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कैश कोई पेमेंट करता है तो उस समय नागरिकों की जो आपकी गोपनीय जानकारी, संवेदनशील जानकारी, वो गुप्त रखी जाती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है वो ब्रीच होगी, क्योंकि सीबीडीसी इसमें इतना कैपेबल नहीं होगा, और यहाँ से सरकार की निगरानी भी जो है वो बढ़ सकती है लोगों के ऊपर, तो इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यहाँ तक कि बोला जा रहा है कि जो द राइट टू बी फॉरगेटन है उसका भी वायलेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये साइबर अटैक के लिए वल्नरेबल है, ये मैंने पहले ही बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड है। अब मैंने पहले ही बताया यहाँ पर कि अब जो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन टारगेटिंग की व्यवस्था आ गई है। ठीक है, तो ये जो वर्तमान की जो आपका कंसेप्ट है इसमें ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो आपकी ये नई प्रक्रिया है उसने हमारी प्रक्रिया को उलझा दिया है। ये कंटेक्स्ट ही ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें तो 1934 का जो हमारा आरबीआई एक्ट है इसका अमेंडमेंट किया गया 2016 में, और बोला गया कि हम फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को यहां पर अडॉप्ट करेंगे। इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिटरमाइन करेगी इन्फ्लेशन का टारगेट, है ना, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के लिए, और उसका जो आधार होगा वो आपका सीपीआई होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, और इसको जो आपका डिसाइड किया जाएगा 5 साल में एक बार किया जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया जाएगा। किसके संदर्भ में? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये याद रखिएगा। होता क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी एक तरीके का बास्केट है जिससे हम निकालते हैं इन सब चीजों को, तो बताइएगा, है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये बताइएगा, और इसको जो है कौन जो है आपका जारी करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है
है ना, वो मौद्रिक जो आपकी नीति समिति है उसके द्वारा उसके लक्ष्य को जो प्राप्त करना है वो अनिवार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो केंद्र सरकार है और आरबीआई है उसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और उसमें बोला गया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको जो लक्ष्य दिया गया है कि मुद्रास्फीति का एक बेल्ट बनाया गया कि 4% और +2 -2 की बेल्ट को आपको मेंटेन करना है। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के, तो सीधी बात है कि इससे कहीं ना कहीं क्लैरिटी आती है ना, प्रिडिक्टिबिलिटी जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, और इससे जो है अधिक स्पष्टता दिखाई देती है। ठीक है ना, मुद्रास्फीति की दर वगैरह तय करने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में इससे जो है सहायता मिलती है। अब दूसरी चीज ये कि अगर आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन ज्यादा का मतलब ये हो जाता है कि कोई चीज पहले जो 5 रुपए में मिल रही थी अगर वो 8 रुपए में मिलने लगी तो कहीं ना कहीं जो है रुपये का डेप्रिशिएशन हुआ है, तो जो परचेजिंग पावर होती है आपकी करेंसी की वो कम हो जाती है ना। अब जब वो कम हो जाएगी तो जिस चीज को खरीदने में पहले किसी आदमी का 5 रुपए लग रहा था अब 8 रुपए लगने लग गया और उसकी आय नहीं बढ़ी तो उसकी बचत कम हो गई, बचत कम हो गई तो निवेश कम हो गया, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक संदर्भ में पड़ता है और कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है और इससे बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब लोगों के पास प्रॉफिट जो है इरोड होने लग जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी तो वो छटनी करने लग जाते हैं, है ना, तो बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, है ना, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट है और कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो यहां पर ये बोला जाता है कि निवेशकों को अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा इससे, जब मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन है उसको हम कंट्रोल में रखेंगे तो लोगों को फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सब समस्याएं हैं, है ना, इन्फ्लेशन के बढ़ने से, तो इससे कहीं ना कहीं जो है निदान पाया जा सकता है इस तरीके की योजना से। ठीक है ना, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई है आरबीआई को और सेम टाइम वहां पर उनके ऊपर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी तय की गई है कि उनको लक्ष्य दिया जाता है और अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते वो तो लिखित में उनको बताना पड़ता है कि भैया कारण क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ जो उन्नत अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूके है, न्यूजीलैंड है, वहां पर इस तरीके का सिस्टम काफी ज्यादा सक्सेस भी रहा है, सफल रहा है ना, और उससे वहां पर वृहद आर्थिक स्थिरता भी प्राप्त हुई है। अब प्रॉब्लम्स क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भारत अभी एक डेवलप्ड स्टेट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि अगर पूरा का पूरा फोकस आरबीआई का सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन को टारगेट करने में रह जाता है तो किस तरीके से बैंकों को विकास किया जाए, अन्य आयामों पर वो ध्यान नहीं दे पाती है, मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के बीच में संतुलन बनाने में उसको क्या होती है, समस्या होती है, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है ना। प्राइस स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी फोकस करना आवश्यक है, ये अपने आप में चैलेंज है। दूसरी चीज ये कि 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसने सीधी बात बताया कि भैया प्राइस स्टेबिलिटी अकेला जो है वो अर्थव्यवस्था पर अकेले जो है पूरी तरीके से उसको गार्ड नहीं कर सकता, संरक्षित नहीं कर सकता, उस पर और भी संदर्भों के ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अकेला कारक नहीं है। कुल मिलाकर अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता या पूरे वर्ल्ड में नहीं पड़ता। अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है वहां पर ये बहुत ज्यादा सक्सेस है और वहां पर प्राइस स्टेबिलिटी थी तो फिर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी कैसे आ गई, है ना, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा। ठीक है, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि आरबीआई जो है वो मेंटेन करती है स्टेबल रेट इन्फ्लेशन के लिए, मैंडेट रेंज है इसमें 2 से 3 साल, अगर आप देखेंगे तो इसको लॉन्च हुए भी हो गया और जब से ये मैंडेट आया है तो तब से 2 से 3 साल हो गया है। ठीक है, तो यहां पर मुद्रास्फीति की स्थिर दर है, अभी जो इन्फ्लेशन की रेट है वो लगभग इन्होंने स्थिर बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। ठीक, तो अब ये बोला जा रहा है कि ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक उपयुक्त है और जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए काफी कुशल नहीं है। हमको मुद्रास्फीति को टारगेट करने के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी जो है टारगेट करने की आवश्यकता है और केवल इसी पे फोकस करने से अन्य जो सेक्टर्स है वहां पर आरबीआई का फोकस कम हो जाएगा। इससे मैक्रो जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है हमारा उस पर ऋणात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, या इन्फ्लेशन रेट कम है। अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है मतलब इसका मतलब ये कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है,
तो वहां पर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करेगी आरबीआई, है ना। आप लोगों को पता होगा कि दो ही चीजों से इन्फ्लेशन को जो है आपके क्या किया जाता है, मेनली कंट्रोल किया जाता है। अगर सप्लाई बढ़ गई है, इसका मतलब वहां पर महंगाई बढ़ गई है, तो मार्केट से पैसे को सक कर लेगा कौन, आरबीआई। और अगर वहां पर सप्लाई कम हो गई है तो वहां पर मार्केट में पैसे को क्या करेगा, इंडल्ज करेगा आरबीआई। तो एक को क्या बोलते हैं, संकुचनकारी, और एक जैसे कॉन्ट्रैक्शनरी हो गई, है ना। मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जैसे कॉन्ट्रैक्शनरी जो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है, उसकी आवश्यकता होती है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अब जब नियंत्रित करने के लिए ऐसी नीति का पालन करेगी आरबीआई, तो उससे ब्याज दर में वृद्धि होगी। अगर ब्याज दर महंगी हो जाएगी तो ऋण महंगा हो जाएगा, तो इससे इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, है ना। तो इसके कारण जो है सकल घरेलू उत्पाद विकास में गिरावट हो सकती है। इसके बाद भारत में अगर मुद्रास्फीति का संदर्भ देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो इसमें बॉटलनेक देखी जाती है, उसका मेन संदर्भ है आपका सप्लाई साइड की बॉटलनेक। जैसे वैश्विक, जैसे क्रूड ऑयल की अगर कीमतों में वृद्धि हो गई तो हमारे यहाँ उसका सीधा सीधा इंपैक्ट देखा जाता है। मानसून खराब हो जाए, अगर बाढ़ आ जाए, है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो इसके कारण हमारे यहाँ जो है समस्याएं देखी जाती है। तो इस ऐसी परिस्थितियों में केवल और केवल हम मुद्रास्फीति की दर पर जो है फोकस करने पर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को जो है स्टेबल नहीं रख सकते हैं। वो सिर्फ एक कारक है, एकमात्र कारक नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आरबीआई की जो भूमिका है वो सीमित होगी ऐसी परिस्थितियों में, है ना। तो फिर वहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे प्राप्त कर सकेंगे, ये सब एग्जांपल है, बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, अपने आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, है ना। एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू हमारा सीएसआर से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इन इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसआर इज गवर्न बाय क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये पहली मतलब इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसने मैंडेट किया है किसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग को, ठीक है। इसमें जो कंपनीज एप्लीकेबल होंगी, जिन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होगा उनके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ एंड मोर, और a net worth of rupees 500 crore and more, और a net profit of rupees 5 crore and more। तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट है इसमें कि इसमें कंपनीज को इंकरेज किया गया है कि वो स्पेंड करेंगे 2% उनके एवरेज नेट प्रॉफिट का प्रीवियस 3 इयर्स का, है ना, सीएसआर के रूप में। तो बिल्कुल ठीक बात है, चारों चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपको ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सही ही बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, बताना है कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो ये बॉर्न हुई थी 1926 में और इनका निधन हुआ है अभी 2022 में, इसीलिए चर्चा में है अभी। और ये इनको जो ताज पहनाया गया था वेस्टमिंस्टर एबी में 2 जून 1953 को, जब इनकी एज केवल 27 थी। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तीसरा ये कि ये आपकी ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट समय तक जो है आपका शासन करने वाली सम्राट रही है, मोनार्क रही है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही ही बताना था। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये मैं रोज आप लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।